नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत आज की सबसे बेहतरीन खबर से शुरू करते हैं, जो कि इंडियन नेवी की अपकमिंग या फ्यूचर सबमरीन की तरफ से है। अब एक दिन पहले यानी कि कल ही एक अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बात बताया गया था कि अभी जर्मनी की तरफ से भारत को ऑफिशियली अपनी सबमरीन को ऑफर किया जाने वाला है। और आज ये खबर सामने आ रहा है कि इसी बीच जर्मनी की TKMS की तरफ से अभी भारत की मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है, जिसके अंदर वो साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए सबमरीन को बनाने वाले हैं। इसमें जर्मनी की TKMS की तरफ से बात बताया गया है कि वो अभी भारत को ऑफर किए जाने वाले सबमरीन की डिज़ाइन वर्क को देखने वाले हैं, जबकि सबमरीन को बनाने का जो काम रहेगा यानी कि पूरी कंस्ट्रक्शन वर्क मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से देखा जाने वाला है। इसी भी जर्मनी की एक टीम मझगांव डॉक लिमिटेड की टूर पर भी आ चुकी थी, जिसमें उनको ये आइडिया लगने वाला है कि अगर उनकी डिज़ाइन की सबमरीन को यहाँ पर बनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकता है और एग्जिस्टिंग सिस्टम कितने कैपेबल है। और इसके साथ ही अभी ऑफिशियली बात कंफर्म हो चुका है कि जर्मनी अभी इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75 टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला है और इसमें अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को जर्मनी की तरफ से भारत को ऑफर किया जाने वाला है। लेकिन अभी भी एक डाउट यहाँ पर है, और वो ये कि जर्मनी अभी भारत की प्रोजेक्ट 75 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, यानी कि रेगुलर टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो करके इसमें शामिल होने वाला है, या फिर एक अलग ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत के साथ कोई डील को फाइनल करने वाला है। अब जर्मनी की एंट्री के बाद इस टेंडर में जो मेन कंपटीशन होने वाला है वो साउथ कोरिया और जर्मनी के बीच ही होने वाली है। लेकिन जर्मनी की डिटेल ऑफर क्या होने वाला है, इसको जल्द ही डिफेंस मिनिस्ट्री के पास वो लोग सबमिट करने वाले हैं। और जर्मनी का दावा है कि वो भारत को अपनी तरफ से एक फेयर प्राइसिंग और TOT को प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन ये किस हद तक होगा, ये डिटेल अभी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि भारत की तरफ से पहले से ये बात बताया जा चुका है कि प्रोजेक्ट 75 में जिस भी सबमरीन को आगे चल के हम लोग खरीदने वाले हैं उसको मझगांव डॉक लिमिटेड और LNT की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यानी कि 6 में से 4 सबमरीन मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाकी 2 को LNT की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अभी मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ टाई अप करके जर्मनी की तरफ से अभी अपनी पोजीशन को इस टेंडर में काफ़ी मजबूत किया जा चुका है। बाकी अगर वो भारत को TOT और बेहतर लोकल सब सिस्टम को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देते हैं तो ज़्यादा चांसेस यही होगा कि आगे चल के भारत जर्मनी के सबमरीन को सिलेक्ट कर सकता है। अगला अपडेट भी जर्मनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत की तरफ से जर्मनी से अपनी K9 वज्र T गन्स की मेंटेनेंस के लिए असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। अभी हम ऐसे करीब 100 गन को इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूचर में ऐसे एडिशनल 200 गन को खरीदा जा सकता है, जिनको 2 अलग अलग बैच में खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम 300 के आसपास K9 वज्र T गन को फ्यूचर में ऑपरेट करने वाले हैं। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गन तो साउथ कोरिया की गन है, तो इसमें जर्मनी की मदद लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि पहले तो इनको TOT के साथ भारत में बनाया जा रहा है। इसकी कंप्लीट असेंबली जो हुई थी वो LNT की तरफ से किया गया था। तो बात ऐसी है कि अभी भारत की तरफ से इन गन्स को नहीं बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली इंजन की एक स्टेडी सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए जर्मनी के साथ बातचीत किया जा रहा है। आप सभी ये बात जानते होंगे कि K9 गन जो एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है और इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया आता है वो MTU की MU881 सीरीज की 8 सिलेंडर वाली डीजल इंजन है। अब अभी हमें इन इंजन की कोई भी स्पेयर पार्ट के लिए साउथ कोरिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। लेकिन अभी जब जर्मनी की ऑफिशियल भारत के गश्त पर आए हैं तभी भारत की तरफ से इस इंजन की एक लोकल सप्लाई चेन को भारत में एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि अगर हो पाता है तो इससे हमें इनकी सर्विस और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ सकते हैं, क्योंकि हम सीधे यहाँ पे जर्मनी से इनको खरीद सकते हैं या जर्मनी से इनको आउटसोर्स कर सकते हैं और यहाँ पे उसको लोकली असेंबल कर सकते हैं। इसके अलावा भी भारत की तरफ से खास करके अपनी K9 गन्स को लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से इनको हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसके लिए इन गन्स की फ्यूल पंप को इनकी एयर फिल्टर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जिस वजह से ये लो ऑक्सीजन वाले एरिया में भी सही से ऑपरेट कर पाएंगे। और इस सिस्टम को अभी साउथ कोरिया की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन भारत अभी इनको लोकली भारत में ही बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से अभी डायरेक्टली जर्मनी के साथ भारत की तरफ से एक लोकल प्रोडक्शन लाइन को यहाँ पर सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान और टर्की की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि टर्की और पाकिस्तान इन दोनों में बहुत ही अच्छी बनती है और टर्की हमेशा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ समर्थन करता है और मिलिट्री के सेक्टर में अगर पाकिस्तान को भी मदद करता है तो वो चाइना और टर्की है।
अभी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसमें काफ़ी सारे फाइटर जेट पुराने हो चुके हैं जिनको अभी वक्त के साथ साथ रिटायर करना पड़ने वाला है और अभी पाकिस्तान को लगभग अपनी एयरफोर्स से 260 के आसपास एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और साथ ही पाकिस्तान को अभी अपनी F-16 को भी रिप्लेस करने का टाइम आने वाला है, जो कि अभी तक पाकिस्तान की एयरफोर्स की प्राइमरी फाइटर जेट थे। हालांकि अभी JF-17 और J-10 जैसे एयरक्राफ्ट को भी पाकिस्तान इंडक्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही F-16 की रिप्लेसमेंट नहीं होने वाली। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दरअसल अपनी F-16 की फ्लीट को टर्किश ओरिजिन 5th जनरेशन फाइटर से रिप्लेस करना चाहता है। रिसेंटली टर्की की तरफ से भी इस बात को कंफर्म किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भी टर्की की तरफ से डेवलप किए जा रहे 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम कान बताया जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट दिखाया गया था और ये एयरक्राफ्ट 2030 के आसपास तैयार होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी पाकिस्तान की जो इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम था यानी कि प्रोजेक्ट आजम की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इसका डेवलपमेंट इतना आगे नहीं बढ़ पाया और ना ही कभी ये कंप्लीट होने वाला है। तो अभी पाकिस्तान के पास डायरेक्टली किसी और 5th जनरेशन फाइटर को खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसी बीच जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को हासिल करना चाहेगा तो या तो वो चाइना के पास जा सकता है या फिर टर्की के पास जा सकता है। अब चाइना तो J-20 को एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो इसी वजह से पाकिस्तान के पास अभी चाइनीज J-31 और टर्की की कान फाइटर में से किसी एक को सिलेक्ट करने की नौबत आ सकता है। और इसमें अभी टर्किश ओरिजिन फाइटर जेट को एक्वायर करने का चांसेस जो है पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि टर्की की तरफ से पहले से बात बताया जा चुका है कि अगर फ्यूचर में उनकी 5th जनरेशन फाइटर जेट को किसी देश को सप्लाई किया जा सकता है तो वो पाकिस्तान है। और वो सिर्फ इनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि इनको पाकिस्तान में लोकली असेंबल किया जाएगा, यानी कि सेमी नॉकडाउन कंडीशन में इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा जहाँ पर इनको असेंबल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जिस टाइमलाइन में भारत अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को यानी कि एमका को अपनी सर्विस में शामिल करेगा, सेम टाइमलाइन के अंदर ही पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में भी अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंडक्ट कर सकता है, जिससे भारत को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये भी एक देखने वाली बात है कि भले ही पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितना खराब होता है, यानी कि भिखमंगे वाली कंडीशन में भी डिफेंस के मामले में वो हमेशा भारत को मैच करने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने रफाल को काउंटर करने के लिए J-10C को एक्वायर किया था, तो इस बात का भी कोई संदेह नहीं है कि जब भारत की तरफ से अपनी एयरफोर्स में कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एमका को इंडक्ट किया जाएगा, तब भी पाकिस्तान की तरफ से अपनी जोर शोर से कोई इसका तोड़ निकालने की कोशिश किया जाएगा। और अगर वो भारत के एमका को बनने से पहले ही अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को हासिल कर लेते, यानी कि जब तक हम एमका को बनाएंगे अगर उससे पहले टर्की की तरफ से इस कान एयरक्राफ्ट को बना लिया जाता है और इसको पाकिस्तान एक्वायर कर लेता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है और जो VVR एडवांटेजेस है वो वापस पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगला अपडेट भारत की मिसाइल टेस्टिंग को लेके। पिछले महीने आपको याद होगा बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जो कि 22 या 23 तारीख के बीच इशू किया गया था और फिर उसके बाद कुछ कारण की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि उसी मिसाइल टेस्टिंग को फिर से 7 से 9 जून के बीच करने के लिए एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया है। आज इसको लेकर एक अपडेट सामने आता है जिसमें बात बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से आज सफलता के साथ अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल की एक और टेस्ट को कंप्लीट कर लिया गया। इस टेस्ट को कल शाम की करीब 7:30 के आसपास टेस्ट किया गया था और इसको ओडिशा की अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया था। इससे पहले अग्नि प्राइम मिसाइल की लगभग 3 बार लगातार सफल टेस्ट को किया जा चुका है और ये पहली बार है जब इसकी नाइट ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा इसको अग्नि प्राइम की प्री इंडक्शन ट्रायल भी कहा जा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि इसके बाद अग्नि प्राइम मिसाइल को ऑफिशियली इंडियन मिलिट्री में यानी कि हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर इंडक्ट करने के लिए क्लियर किया जा सकता है। अभी DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि मिसाइल को टेस्ट करने से पहले जितने भी पैरामीटर को सेट किए गए थे उन सभी को रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की मदद से लेके डाटा से वेरीफाई किया गया था और सभी पैरामीटर को नॉर्मल पाया गया है। और अभी अग्नि प्राइम मिसाइल को भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल करने के बाद ये भारत की ऑफेंसिव पावर को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकता। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।